हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन माय क्लासरूम। आज हम लोग लीगल लैंग्वेज में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। हमारा हो चुका था 2.3 सेकेंड यूनिट का थर्ड टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में किया था। आज हम लेंगे 2.4 सेकेंड यूनिट का फोर्थ टॉपिक जो है आपका, वो है सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज इन ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड जजमेंट्स। तो इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट में ये कह रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज, आप किस तरीके की लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, क्या करने में, ड्राफ्टिंग करने में। जब अब आप ड्राफ्टिंग करेंगे तो किस तरीके की लैंग्वेज आप डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करने लगेंगे तो किस तरीके की लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे। और सेकंड पार्ट है इसका कि किस तरीके की लैंग्वेज आप जजमेंट में करेंगे, कैसी लैंग्वेज होती है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम इसका आज देखेंगे, अभी देखेंगे सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज इन ड्राफ्टिंग। तो दिस इज 2.4 आपका सेकेंड यूनिट का फोर्थ टॉपिक है ये, सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज इन ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। ड्राफ्टिंग क्या होता है? ड्राफ्टिंग जब आप स्टार्ट करते हैं, आपके पास कोई केस आता है, जब आप लॉयर वकील बन जाएंगे, फिर आपके पास कोई केस आएगा तो आप ड्राफ्टिंग करेंगे, अपने केस को तैयार करेंगे लिख कर रिटन में। तो क्या होता है कि ड्राफ्टिंग इज अ रफ स्केच ऑफ अ राइटिंग और डॉक्यूमेंट फ्रॉम विच द फाइनल एंड फेयर कॉपी इज मेड। एक ऐसा रफ स्केच होता है जिससे आप अपनी फेयर कॉपी तैयार करते हैं, जो आप केस में कोर्ट में पेश करते हैं, उसका एक रफ स्केच होता है। इट्स एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट स्किल। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट होता है जिसको फाइनल करके आप कोर्ट में अपना केस आर्ग्यूमेंट के लिए जाते हैं जब, तो रिटन में जो देते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एक स्किल होती है कि आप किस तरीके से इसको तैयार करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जे जी मैकले एक जूरिस्ट हैं जो JGMACKLAY मैकले, वो कहते हैं कि क्या है ड्राफ्टिंग। दिस इज अ स्टाइल ऑफ गुड ड्राफ्टिंग। अ स्टाइल ऑफ गुड ड्राफ्टिंग शुड बी, वो कैसी होनी चाहिए, फ्री, बिल्कुल अलग होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ कलर्स, इमोशंस एंड इलोक्वेंस। इलोक्वेंस कहेंगे आप बहुत अच्छा लिखना, बहुत एक अच्छी चीज़ें लिखना, उससे अलग होती है। और किससे अलग होती है? कलर्स एंड इमोशन से। कलर्स का मतलब है कि इसको बहुत सजाने संवारने में आपको इसका टाइम वेस्ट आपको नहीं करना चाहिए, और इमोशन से इसको फ्री रखना चाहिए। इनका मतलब है कि टू द पॉइंट आपको अपनी ड्राफ्टिंग तैयार करनी चाहिए कि क्या आपके केस के फैक्ट्स हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी, और लॉ के अकॉर्डिंग, जिस लॉ को आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं अपने केस में, सिर्फ उनके अकॉर्डिंग टू द पॉइंट आपकी ड्राफ्टिंग तैयार होनी चाहिए। एंड फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ कलर्स, इमोशन एंड इलोक्वेंस से, हर तरीके के अच्छी चीज़ों, ये सब जो सजाने संवारे की चीज़ें हैं, इनसे आपको अलग रहना चाहिए। ये कहते हैं वाइल डिस्क्राइबिंग नेसेसरी एलिमेंट्स अ ड्राफ्ट्समैन शुड बी इम्पर्सनल। जब आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तैयार कर रहे हैं, ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, तो आपको नेसेसरी एलिमेंट्स, जो बहुत इम्पॉर्टेंट उसमें चीज़ें हैं, तत्व हैं, उन्हीं को शामिल करना चाहिए। और आपको इम्पर्सनल रहना चाहिए, मतलब आपको किसी के साथ भी बिना जुड़ाव के पूरी तरीके से अपने फैक्ट्स को टू द पॉइंट कोर्ट के सामने रखने के लिए तैयार करना चाहिए। एन एफिशिएंट ड्राफ्ट्समैन इज रिक्वायर्ड टू यूज सिंपल, क्लियर एंड अप्रोप्रिएट वर्ड्स इन ड्राफ्टिंग। वो कह रहे हैं कि जो सही तरीके से एक ड्राफ्ट्समैन अपनी ड्राफ्टिंग तैयार करता है, उसमें वो बहुत सिंपल, बहुत क्लियर और अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, अप्रोप्रिएट वर्ड्स का मतलब होता है कि जो सही युक्त हों, जो कि उस जगह पर लिखने योग्य अप्रोप्रिएट वर्ड हो, युक्त हो, वही उन्हीं को यूज़ करता है। हिज लैंग्वेज शुड नॉट बी प्रोवर्बियल। प्रोवर्बियल का मतलब है कि ऐसे मुहावरों जैसी भाषा नहीं होनी चाहिए, प्रोवर्बियल भाषा नहीं होनी चाहिए। बट इट शुड बी पावरफुल। कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी पावरफुल, शॉर्ट एंड एक्सप्रेसिव। वो बहुत सशक्त होनी चाहिए भाषा, वेटेज होना चाहिए उसमें कि आपका प्रभाव पड़े दूसरे पर, और शॉर्ट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, टू द पॉइंट, मतलब एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, और एक्सप्रेसिव होनी चाहिए। आपकी जो एक्सप्रेशन है, आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं,
उसको अच्छी तरह से एक्सप्रेस करने लायक होनी चाहिए। वो कहते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ड्राफ्टेड सच एज ड्राफ्टिंग ऑफ ऑर्डिनेंसेस। बहुत सारे तरीके की ड्राफ्टिंग तैयार की जाती हैं जिसमें ऑर्डिनेंसेस की ड्राफ्टिंग होती है। ऑर्डिनेंस बोलेंगे आप सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश या अध्यादेश जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेंसेस। तो बहुत अलग अलग तरीके की ड्राफ्टिंग तैयार की जाती है। जैसे ऑर्डिनेंसेस तैयार किए जाते हैं, डीड्स तैयार किए जाते हैं। डीड्स जैसे होते हैं, अलग अलग तरीके के डीड्स तैयार होते हैं। जैसे अडॉप्शन डीड्स होते हैं, आलेख जिसको कहते हैं आप, अलग अलग तरीके की डीड्स तैयार की जाती हैं। और एंड ऑल्सो ड्राफ्टिंग ऑफ अदर लीगल राइटिंग एट्सेट्रा, बहुत अलग अलग तरीके की ड्राफ्टिंग तैयार की जाती हैं। हाउएवर इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ ड्राफ्टिंग। किसी भी तरीके की आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, कोई विल डीड कर रहे हैं या कोई किसी भी तरीके का कुछ भी आप तैयार कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ ड्राफ्टिंग टू बी शॉर्ट, कंप्लीट, क्लियर एंड रियल। किसी भी तरीके की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो वो इन शॉर्ट मतलब बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, एकदम पूरी पूर्ण होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए, क्लियर एंड रियल होनी चाहिए, वास्तविकता होनी चाहिए उसके अंदर, और न्यू ही स्टोरी नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हैं टू द पॉइंट होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैकले, वो कहते हैं द फर्स्ट रूल ऑफ राइटिंग, जो आप रूल बता रहे हैं किस तरीके से आप लिखेंगे, द फर्स्ट रूल ऑफ राइटिंग इज दैट द वर्ड्स शुड बी यूज्ड इन सच अ वे, इस तरीके से यूज किए जाएं आपके वर्ड्स, विच आर केपेबल ऑफ कन्वेइंग मीनिंग ऑफ ऑथर टू रीडर्स, जो कन्वे कर पाएँ, जो पहुंच पाएँ, ऐसे शब्द आप यूज़ करें जिससे आपकी जो बात है, आपका जो मीनिंग, आप जो कहना चाहते हैं, उसे रीडर तक पहुंचाने में जो केपेबल हों, जो ऐसे केपेबल मतलब वो योग्य हों, ऐसे शब्दों को आप यूज़ करें जिससे कि आपकी बात या जो चीज़ आप कहना चाहते हैं वो रीडर तक पहुंच जाए। मतलब ऐसे योग्य शब्द, केपेबल वर्ड्स को आप यूज़ करेंगे। कन्वे करना कि उन तक पहुंचाना, कन्वेइंग मीनिंग ऑफ ऑथर टू रीडर्स। अ गुड ऑथर ऑफ ड्राफ्टिंग शुड हैव, ऑथर मतलब लेखक, जो ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, जो ड्राफ्टिंग कर रहा है, उसका जो ऑथर है, लेखक है। अ गुड ऑथर ऑफ ड्राफ्टिंग शुड हैव क्वालिटीज टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, रेलेवेंट, सिंपल, शॉर्ट, क्लियर एंड इन पावरफुल वर्ड्स। ये सब चीज़ें उसकी रिटर्न उसमें होनी चाहिए कि वो अपने जो व्यूज़ है, अपनी बात जो कहना चाहता है, वो रेलेवेंट हो, सिंपल हो, शॉर्ट हो, क्लियर हो और पावरफुल वर्ड्स यूज़ करे। वो इस तरीके से बताते हैं। सो ऑथर मस्ट कीप सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन माइंड। जब आप ड्राफ्टिंग करने जाएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से इस आंसर में लिखेंगे। वो कहते हैं कि डिलीजेंस कंसर्निंग लॉ एंड फैक्ट्स। डिलीजेंस का मतलब होता है कि आप बहुत मेहनत करनी चाहिए आपको। किसके लिए मेहनत करनी चाहिए? कंसर्निंग लॉ एंड फैक्ट्स। जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट क्या होते हैं? जैसे आपके पास कोई केस आया और उसके क्या फैक्ट्स हैं, उसके क्या तथ्य हैं। जैसे कोई कुछ भी केस आपके पास XYZ आया कि थेफ्ट का कोई केस है, कोई चोरी का मैटर आपके पास आया, तो फैक्ट्स क्या है कि ऐसे 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 चोरी हुई, ये टाइम था, इतने लोग ऐसे लॉक तोड़ा गया, जो भी उसके फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स का मतलब होता है जो तथ्य हैं, जो आपका जो आपके पास जो आ रहा है, ग्रीवेंस पार्टी जो आ रही है आपके पास, उसने क्या पूरे तथ्य आपको, पूरी बात क्या बताई है, दैट इज़ कॉल्ड फैक्ट्स। और जो लॉ उसके ऊपर अप्लाई होगा वो लॉ कहलाएगा। कौन सा लॉ अप्लाई होगा? IPC का जो भी थेफ्ट का सेक्शन है वो उस पर अप्लाई होगा। तो ये कह रहे हैं कि डिलिजेंस कंसर्निंग लॉ एंड फैक्ट्स, कि आपको लॉ के बारे में भी जो अप्लाई होगा उस पर, जो कानून उस कौन सी धारा, कौन सा सेक्शन उसके ऊपर लागू होगा, जो आपका केस है, जो आपकी पार्टी ने आपके पास जो आया, ग्रीवेंस पार्टी, उसने आपको तथ्य बताए हैं, फैक्ट्स बताए हैं, उस पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा। इन दोनों बातों में आप परफेक्ट होने चाहिए। आप डिलीजेंस मतलब परिश्रम आपको करना चाहिए, बहुत मेहनत आपको करनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि अ ड्राफ्ट्समैन शुड हैव क्लियर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टैट्यूट। जो आपका जो कानून है उसके बारे में आपको थॉरोली, बहुत पूरी अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, जो लॉ उस पर आप अप्लाई कर रहे हैं। बिकॉज क्लैरिटी ऑफ व्यूज़ प्रोवाइड क्लैरिटी इन लैंग्वेज।
वो कह रहे हैं कि जब तक आपके व्यूज़ में क्लैरिटी नहीं होगी, जब तक आप उस पर थॉरोली मेहनत नहीं करोगे, आप उस कानून को पूरी तरीके से समझोगे नहीं या उन फैक्ट्स पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दोगे, तब तक आपकी लैंग्वेज भी क्लियर नहीं हो पाएगी। जैसे कैसे समझेंगे आप कि आपको मैं अब पढ़ा रही हूँ, तो जब तक आपको ये क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ इस पे मेरी कमांड नहीं है, जब तक मुझे ही समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको कैसे समझाऊंगी। तो वैसे ही जब आपको ही पूरी तरीके से थॉरोली आपके क्लाइंट के क्या फैक्ट्स हैं, आपके क्लाइंट का क्या मैटर है उस पर, और उस पर क्या लॉ अप्लाई आप कर रहे हैं, उस लॉ पर आपकी कमांड नहीं होगी, तब तक आप कैसे अपनी भाषा को क्लियर कर पाएंगे। भाषा को मतलब जो ड्राफ्ट आप कर रहे हैं कोर्ट के सामने पेश करने के लिए, वहां आप कोर्ट को कैसे सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो ये कह रहे हैं अ ड्राफ्ट्समैन शुड हैव क्लियर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टैट्यूट कानून, बिकॉज क्लैरिटी ऑफ व्यूज प्रोवाइड क्लैरिटी इन लैंग्वेज। और ये क्या कहते हैं, नंबर 2, एप्रोप्रिएट वर्ड्स शुड बी यूज्ड एट एप्रोप्रिएट प्लेस। जो सही युक्त जगह पर ही पर आपको युक्त शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जब आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो तो। और ये क्या कहते हैं, मिनिमम यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, सिंपल वर्ड्स का यूज करना है आपको, कोई एडजेक्टिव कोई विशेषण आपको यूज नहीं करने हैं। मिनिमम यूज ऑफ एडजेक्टिव एंड इफ इट यूज्ड शुड बी यूज्ड एक्यूरेटली। अगर आप कर भी रहे हो तो बहुत एक्यूरेटली उसको, सही तरीके से आप उसको यूज करेंगे। और ये क्या कह रहे हैं, लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जो आपकी लैंग्वेज है उसकी ड्राफ्टिंग की, वो खुद से ही क्लियर होनी चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, नीडिंग नो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन। उसको समझाने के लिए आपको कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ना पड़े, इतनी सही, सिंपल और एक्यूरेट लैंग्वेज आपकी ड्राफ्टिंग में होनी चाहिए। और ये क्या कह रहे हैं, डू नॉट यूज एम्बिगुअस एक्सप्रेशंस। एम्बिगुअस का मतलब होता है AMBIGUOUS। एम्बिगुअस एक्सप्रेशन का, एम्बिगुअस का मतलब होता है असस्पष्ट, जो क्लियर ना हो। एक्सप्रेशन मतलब जो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए, उसमें कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए जब आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो। और ये क्या कहते हैं कि अवॉइड रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स एंड रिडंडेंट पैसेजेस। वो कह रहे हैं कि जो वर्ड्स को बार बार आप रिपीट करते हैं वो नहीं होना चाहिए, रिपीटिशन बार बार एक ही बात की नहीं होनी चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, रिडंडेंट पैसेजेस नहीं होने चाहिए। रिडंडेंट मतलब अननेसेसरी, आप उसको बढ़ाने नहीं, आपको अननेसेसरी उसको पैसेजेस मतलब बड़े अननेसेसरी वर्ड्स को यूज़ करके आप बढ़ाओ मत, अपनी बड़ी मत करो अपनी उसको ड्राफ्टिंग को। और ये क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स। की टर्म्स होती हैं, टर्म्स मतलब शब्द, और की टर्म्स होती है, की का मतलब होता है बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट जिसको कह सकते हैं आप। तो की टर्म्स हैं जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसको आप बार बार यूज़ कर रहे हैं अपनी ड्राफ्टिंग में, उसको बहुत प्रॉपरली आपको डिफाइन करना चाहिए, उसको बहुत प्रॉपरली आपको समझाना चाहिए कि इनका क्या मतलब है। तो सुनिए, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स, डिफाइन की टर्म्स दैट शैल बी यूज थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। आपके डॉक्यूमेंट में पूरे में जो कुछ वर्ड्स बार बार यूज़ हो रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन या उनकी डेफिनेशन दे देनी चाहिए, समझा देना चाहिए। और ये क्या कह रही हैं, आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए, उसमें कॉम्पैक्ट एंड कंसाइज लैंग्वेज। कंसाइज, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है बिल्कुल सही, और कंसाइज का मतलब होता है बहुत जैसे बहुत आप कहेंगे जिसको गागर में सागर, कम शब्दों में आपको अपनी बात को कोर्ट के सामने पेश करना चाहिए। बहुत कम शब्दों में, जैसे गागर में सागर आप समझिए कि बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बात कहना, कि अपनी जो आप कहना चाहते हैं उसको बहुत कम शब्दों में आप बोले, क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि आपकी लंबी चौड़ी भाषण सुने और फेडअप हो जाती है कोर्ट। तो आपको बहुत कम शब्दों में ज़्यादा बात कहना चाहिए, ऐसी ड्राफ्टिंग करनी चाहिए। तो सुनिए, कॉम्पैक्ट एंड कंसाइज लैंग्वेज, इट मीन्स यूजिंग द फ्यूएस्ट वर्ड्स नेसेसरी टू कन्वे इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स, जो बहुत ज़रूरी हो कन्वे करने में, पहुंचाने में, जज के सामने, कोर्ट के सामने, बिफोर द कोर्ट पहुंचाने में। नेसेसरी टू कन्वे इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स क्लियरली एंड इफेक्टिवली, अवॉइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। जिसकी बहुत ज़रूरत ना हो उन डिटेल्स को आपको नहीं बोलना चाहिए, और बहुत कंसाइज लैंग्वेज में, बहुत
संक्षिप्त बात अपनी करनी चाहिए, टू द पॉइंट करनी चाहिए। सो दीज आर द सजेशंस फॉर एन एडमिसिबल ड्राफ्टिंग। आप जब एक ड्राफ्टिंग पेश करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, तो इसमें ये जो बातें आपको मैंने कही ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये फर्स्ट पार्ट था आपका सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जब आप ड्राफ्टिंग करने लगेंगे तो कौन सी कैसी लैंग्वेज यूज़ करेंगे। सेकंड है कि आप जजमेंट में कैसी लैंग्वेज होती है वो बताती हूँ आपको मैं, कि यही इसी बुक से आपको सब कुछ मिलेगा। आपकी रोज़ मैं बताती हूँ आपको एस.सी. त्रिपाठी की, तो इसी में से आपको मैं समझा रही हूँ कि जजमेंट में आपकी कैसी होनी चाहिए आपकी एडमिसिबल ड्राफ्टिंग आपका। ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज इन जजमेंट राइटिंग, मतलब ये कह रहे हैं कि जजमेंट में आपकी लैंग्वेज किस तरीके की होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं जजमेंट क्या होता है, जजमेंट से आप क्या समझते हैं। जजमेंट इज अ फाइनल डिटर्मिनेशन विच कम्युनिकेट्स फॉर्मल डिक्लेरेशन टू द कंसर्न्ड पार्टीज एंड ऑल्सो टू द होल वर्ल्ड। ये कहते हैं कि जजमेंट वो फाइनल डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन की डिफाइन कर देना, बता देना, इस्टेब्लिश कर देना क्या, which communicates formal declaration to the concerned party। जो आपके सामने कंसर्न, जैसे मैं जज हूँ और मुझे जजमेंट देना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो दोनों पक्ष हैं, जो वादी है और प्रतिवादी है, उनको ये बता रही हूँ, फाइनली बता रही हूँ कि आपकी एक की ये वादी की या प्रतिवादी की ये ड्यूटी है और दूसरे का ये अधिकार है। एक को अधिकार मिलेगा तो दूसरे की ड्यूटी होगी। तो ये कह रहे हैं कि जो जजमेंट होता है वो फाइनल डिटर्मिनेशन होता है, जो कम्युनिकेट करता है, एक फॉर्मल डिक्लेरेशन करता है, एक फॉर्मल डिक्लेरेशन होती है। मैं डिक्लेयर कर रही हूँ कि आपने ये करना है, आपकी ये ड्यूटी है और आपको ये मिला है, जो रिवॉर्ड मिला है दूसरे को, या जो मतलब आपको राइट मिला है, तो उसका डिक्लेरेशन होता है। कंसर्न पार्टीज, जो जुड़ा हुआ होता है किससे, उन दो जो वादी और प्रतिवादी होते हैं उन पार्टी से, और किससे जुड़ा होता है, ऑल्सो टू द होल वर्ल्ड। ये जो जजमेंट्स होते हैं ये सारे वर्ल्ड से भी जुड़े हुए होते हैं। क्यों, जैसे आप जब एज अ लॉयर प्रैक्टिस करेंगे कोर्ट में जाकर, जब मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती थी तो हम लोग जूनियर होते थे, तो जूनियर्स का यही काम होता था कि AIRs को निकालना, उसमें से जजमेंट्स को ढूंढना, उन जजमेंट्स को फाइंड आउट करना जो हमारे यहाँ केस आते थे। हमारे जो ऑफिस में जो केस आया उसके फेवर में जो हमें चाहिए था जजमेंट फ्रॉम द जज, उसके फेवर में कि हमारे जैसे जो केसेस पहले जिनमें जजमेंट आए हैं वो हमारे फेवर में जो हम चाहते हैं वही आए हैं, तो वो प्रीसिडेंट्स कहलाते हैं। प्रीसिडेंट्स मतलब होता है पहले, पूर्व न्याय जिसको हिंदी में बोलते हैं, पहले से जो जजमेंट्स बहुत साल पहले से जो जजेस जजमेंट देते हैं वो AIRs में, ऑल इंडिया रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड हो जाते हैं, और उसमें से हम लोग फाइंड आउट करते हैं अपने फेवर के जजमेंट्स को, जो हमारे केस में हमें फेवर करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो जजमेंट्स होते हैं ये सिर्फ दो पार्टीज़ को ही, वादी और प्रतिवादी को ही से ही कंसर्न नहीं होते, उन्हीं से जुड़े हुए नहीं होते, ऑल्सो टू द होल वर्ल्ड। ये सारे संसार से, मतलब सब लोग इसको सब लोगों से ये जुड़े हुए होते हैं। जजमेंट इज़ डिलीवर्ड इन ओपन कोर्ट, मतलब सबके लिए ओपन होता है ये, कि सब इसको समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं AIRs में जाके। तो जजमेंट इज़ डिलीवर्ड इन ओपन कोर्ट हैविंग द फॉलोइंग 2 फैक्टर्स। इसमें 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द पार्टीज़। पहले तो ये जो 2 पार्टीज़ हैं, वादी और प्रतिवादी हैं, उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ को डिटर्मिन करते हैं, राइट्स एंड लायबिलिटीज़ को डिटर्मिन करते हैं, बताते हैं उनको। और दूसरा ये क्या करते हैं, डिक्लेयर्ड लॉ ऑन पर्टिकुलर पॉइंट। एक जो पॉइंट जज के सामने आया था उसके ऊपर क्या लॉ अप्लाई हुआ, उस लॉ को क्या नाम है, डिक्लेयर कर देते हैं। तो एक वो प्रेसिडेंट बन जाता है, तो वो सबके काम आता है, AIRs में दर्ज हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि हाउएवर अ जजमेंट हैज़ मल्टी डायमेंशनल कंसर्न्स। ये कह रहे हैं कि एक जजमेंट जो है वो बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ होता है, मल्टी डायमेंशनल कंसर्न्स होती हैं उसकी। डायमेंशन मतलब बहुत बड़ा आयाम होता है उसका, बहुत बड़ा दायरा होता है एक जजमेंट का। सच एज जज तो उससे जुड़ा ही हुआ है, एडवोकेट्स जुड़े हुए हैं उससे, पार्टीज़ जो उसकी वादी प्रतिवादी सारे पार्टीज़ हैं वो जुड़े हुए हैं, एंड ऑल्सो
एज इट बाइंड्स द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट्स कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट होती है, हाई कोर्ट के नीचे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, जो सारी कोर्ट्स होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बाउंड होती हैं। बाउंड होती हैं का मतलब ये होता है कि जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने एक किसी मैटर में कोई जजमेंट दिया है, तो अगर वही सेम मैटर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनमें जाएगा, तो वो बाउंड होंगी कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले से। वो अपनी मर्जी से, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर से, अपनी मर्जी से उस जजमेंट को नहीं दे पाएंगी, क्योंकि सेम मैटर में जजमेंट हाई सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है, तो वो उससे बाउंड होती हैं। और ये आर्टिकल 141 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 141 में बता रखा है। तो सुनिए, अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। वो बाइंडिंग होता है ऑल कोर्ट्स के ऊपर, जो नीचे की अधीनस्थ कोर्ट्स होती हैं वो उनको माननी ही पड़ती है उस जजमेंट को, अगर सेम मैटर उनके सामने आता है तो। अब ये कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन, अब ये कह रहे हैं कि जो भाषा सुप्रीम कोर्ट में यूज़ की जा रही है उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। ये कहते हैं एडमिसिबिलिटी ऑफ जजमेंट। जो एडमिसिबिलिटी ऑफ जजमेंट का मतलब होता है समझ में आना, जो जजमेंट हुई है कोर्ट में उसको स्वीकार करना, या एक तरीके से एडमिसिबल का मतलब होता है उसको ग्रहण करना, करने का मतलब होता है समझ में आना। तो ये कह रहे हैं एडमिसिबिलिटी ऑफ जजमेंट इज एक्सटेंडेड, वो एक्सटेंड हो जाएगी, बहुत बड़ा उसका दायरा हो जाएगा। एक्सटेंड का मतलब बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत दूर तक समझ में आएगी वो। एडमिसिबिलिटी ऑफ जजमेंट इज एक्सटेंडेड, वो फैल जाएगी इफ द जजमेंट इज डिलीवर्ड इन इंडिजिनस लैंग्वेज। इंडिजिनस लैंग्वेज का मतलब होता है अगर जो जजमेंट दिया जा रहा है वो इंडिजिनस लैंग्वेज, इंडिजिनस का मतलब होता है अपनी भाषा में, अपनी भाषा का मतलब स्वदेशी भाषा में। अगर स्वदेशी भाषा में जजमेंट दिया जाता, स्वदेशी भाषा कौन सी हमारी, हमारे देश की भाषा हिंदी है। अगर हिंदी में स्वदेशी भाषा में, इंडिजिनस बोलते हैं इसको, लिखिए स्पेलिंग INDIGENOUS। इंडिजिनस लैंग्वेज का मतलब होता है स्वदेशी भाषा, हमारे देश की भाषा। तो ये कह रहे हैं कि अगर जजमेंट स्वदेशी भाषा में दिया जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो वो बहुत एक्सटेंडेड, मतलब एडमिसिबिलिटी उसकी बहुत एक्सटेंड हो जाएगी, उसकी ग्राह्यता, उसकी समझ बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत सारे लोगों को वो समझ में आने लगेगा। इट इज़ डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल का मतलब होता है ये बहुत डिप्लोरेबल है। इट इज़ डिप्लोरेबल टू मेंशन here that even after more than 50 years of implementation of the constitution, अब तो बहुत 50 तो क्या 75 साल हो गए, 75वां साल मतलब 74 ईयर्स हो चुके हैं। तो ये कह रहे हैं इट इज़ डिप्लोरेबल। इट इज़ डिप्लोरेबल, ये बहुत बहुत दुख की बात है, ये बहुत दुख की बात है। दिस इज कॉल्ड डिप्लोरेबल। ये बहुत दुख की बात है कि टू मेंशन हियर दैट इवन आफ्टर मोर देन 50 years ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिलीवर जजमेंट इन आर मदर टंग। ये कह रहे हैं कि ये बहुत दुख की बात है, डिप्लोरेबल है कि 50 क्या, अब तो 70 से ऊपर साल हो चुके हैं, 70 साल से भी ऊपर का टाइम हो चुका है हमारे संविधान को इम्प्लीमेंट किए हुए, उसको लागू किए हुए, तब भी आज भी हम अपनी मदर टंग में, हम अपनी मातृभाषा में जजमेंट्स नहीं देते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुनिए, स्पेशली द जजमेंट्स डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स आर इन इंग्लिश। ये तो आपको समझ में आ रहा है कि अंग्रेजी में होते हैं। देयर इज फंडामेंटल प्रॉब्लम इन आर लीगल सिस्टम एज द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड इन SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक केस का हवाला दे रहे हैं ये कि SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, दैट वी कैरी आउट द लॉ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय मीडियम ऑफ फॉरेन लैंग्वेज विच इज़ नॉट अंडरस्टूड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द लिटिगेंट्स। जो लिटिगेंट्स होते हैं, लिटिगेंट्स कौन है, लिटिगेशन चलता है जिनके बीच में, कानूनी कार्यवाही किसके बीच में चलती है, वादी और प्रतिवादी के बीच में, तो वो लिटिगेंट्स होते हैं। तो लिटिगेशन बोलते हैं, जो लिटिगेशन बोलते हैं
कोर्ट में चलने वाली कार्यवाहियों को, तो लिटिगेंट्स होते हैं जिनके बीच में वो कार्यवाही चलती है। तो वो कह रहे हैं कि जो लिटिगेंट्स होते हैं, जो बेचारे वादी और प्रतिवादी होते हैं, उनको भी अपने ही केस में समझ में नहीं आता कि क्या बहस चल रही है, क्योंकि वो सारा अंग्रेजी में होता है। तो सुनिए, विच इज़ नॉट अंडरस्टूड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द लिटिगेंट्स। बहुत सारे लिटिगेंट्स को नहीं, जो पार्टीज होती हैं उनको भी समझ में नहीं आता है। इवन इफ द लिटिगेंट्स और पार्टीज कंसर्न्ड अपीयर इन द कोर्ट, वो कोर्ट में बैठे भी होते हैं, अपीयर भी हो रखे होते हैं वहाँ पे, दे डू नॉट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कि उस वहाँ पर हो क्या रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, उनको नहीं समझ में आता है। तो ये कह रहे हैं इट इज़ रिडिक्यूलस, ये बहुत अजीब बात है, बहुत रिडिक्यूलस है टू स्टेट, ये कहना दैट वी ड्राफ्ट जजमेंट इन फॉरेन लैंग्वेज। हम लोग फॉरेन लैंग्वेज में सब कुछ करते हैं, फॉरेन लैंग्वेज में ही जो जजमेंट्स हैं वो ड्राफ्ट हो रहे हैं, वो लिखे जा रहे हैं। तो ये बहुत रिडिक्यूलस है, बहुत ही एक हास्यास्पद, मतलब बहुत ही दुख, एक तरीके से बहुत अजीब बात है कि अंग्रेजी में ही लिखे जा रहे हैं। अंडर द रिपब्लिक गवर्नमेंट द जज एंड एडवोकेट बोथ हैव फेल्ड। क्या, किस बात में वो दोनों फेल हो चुकी हैं? टू इंट्रोड्यूस द लीगल सिस्टम, ऐसा एक लीगल सिस्टम इंट्रोड्यूस करने में जज भी और वकील भी फेल हो चुके हैं, विच इज़ फेवरेबल टू एंड यूजफुल फॉर द पब्लिक एट लार्ज। जो ऐसे एक लीगल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने में ये दोनों लोग, जजेस भी और वकील भी फेल हो चुके हैं, जो कि बहुत एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए फेवरेबल हो सकता है। क्या हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए फेवरेबल? हिंदी में जजमेंट करना, क्योंकि हमारी भाषा हिंदी है, इसलिए हिंदी में जजमेंट्स होने चाहिए जो अभी तक नहीं हुए हैं। ये कह रहे हैं आगे, इट कैन बी सेड दैट इफ़ द जजमेंट इज़ इन इंडिजिनस लैंग्वेज इट वुड यूनिवर्सली बी एडमिसिबल। अगर हमारी खुद की भाषा में, हमारी इंडिजिनस या हमारी मदर टंग में अगर जजमेंट्स होते तो वो यूनिवर्सली बहुत सारे सार्वभौमिक रूप से एडमिसिबल होते, ग्राह्य होते, समझने योग्य हो जाते। हाउ एवर ड्यू टू स्ट्रेंज कॉन्ट्रोवर्सीज, बहुत अजीब अजीब कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं इसमें, इट अपीयर्स, ऐसा लग रहा है, दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल एट दिस मोमेंट, मतलब अभी तो ये बहुत पॉसिबल नहीं लग रहा है कि अंग्रेज़ी को दूर करके हम हिंदी या इंडिजिनस या अपनी स्वदेशी भाषा में जजमेंट्स लिख पाएंगे कभी। तो फिर भी ये कह रहे हैं कि हाउ एवर देयर आर एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द गुड जजमेंट राइटिंग। थोड़ी सी ऐसी बातें जो ये बता रहे हैं, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्व बता रहे हैं फॉर द गुड जजमेंट राइटिंग। जब आप जजमेंट करेंगे, लिखेंगे, तो क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए? नंबर 1, इट मस्ट बी प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है क्लियर होनी चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब कि जो आप जजमेंट दे रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए और एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, एकदम सटीक होना चाहिए, जो कि आपको जो जजमेंट आपको देना है वो सटीक होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, टेक्निकल लैंग्वेज शुड बी यूज्ड वेयर इन इट इज़ वेरी मच नेसेसरी। जो तकनीकी भाषा है वो वहीं पर यूज़ होनी चाहिए जहाँ पर बहुत ज़रूरी हो, नहीं तो सिंपल लैंग्वेज आपको यूज़ करनी चाहिए जजमेंट में। और ये कह रहे हैं एब्स्ट्रेन फॉर जार्गन, ये कह रहे हैं एंशियंटनेस, ये कह रहे हैं कि एब्स्ट्रेन का मतलब होता है अलग रखना, अपने आप को दूर रखेंगे आप जब आप जजमेंट लिख रहे हैं। किससे? जागरण का मतलब होता है शब्दों का जाल, एक तरीके का जाल नहीं बुनना चाहिए, बहुत सिंपल भाषा होनी चाहिए और शब्दों के जाल से अपने आप को दूर रखना चाहिए, एब्स्ट्रेन रखना चाहिए। और ये क्या कह रहे हैं? पॉपुलर एंड प्रिवेलिंग वर्ड्स शुड बी प्रिफर्ड। जो बहुत पॉपुलर वर्ड्स होते हैं, पॉपुलर का मतलब जो आम बोलचाल में बहुत फेमस, मतलब बहुत पॉपुलर होते हैं, जो आम बोलचाल में बोले जाते हैं, उन्हीं भाषा में हमें जजमेंट लिखना चाहिए। और ये क्या कह रहे हैं? अवॉइड यूज़ ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल सेंटेंसेस, जिसमें कोई कॉन्ट्रोवर्सी हो, कुछ झगड़ा हो, मतलब कुछ परेशानी हो, ऐसी लैंग्वेज सेंटेंस यूज़ नहीं करने चाहिए। और ये कह रहे हैं यूज़ द लैंग्वेज विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय इट्स रीडर्स। रीडर्स कौन है? आम जनता। रीडर्स कौन है? वो वादी, प्रतिवादी, वो पार्टीज़ जो आपके पास केस लेकर आई थी, उन्हें वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, उन्हें वो भाषा यूज़ करिए आप जो कि रीडर के लिए, जो वो पढ़ रहा है उसको समझ आनी चाहिए, ऐसी भाषा यूज़ करनी चाहिए। सो वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज शुड बी यूज्ड इन जजमेंट्स। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आपके
सेकेंड यूनिट का फोर्थ ये आपका टॉपिक था, सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज इन ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इन जजमेंट्स। तो ये दोनों आपके आज आई थिंक क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच।